मैम एक हमारा टाइम था 90s का, जब हमें 12th क्लास तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता होता था। फोकस हमारा इधर उधर ही रहता था, पढ़ाई में, खेल में। आजकल 8th क्लास 7th क्लास के बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं कि उसका ब्रेकअप हो गया। न जाने कितनी लड़कियां 13 साल 12 साल 14 साल की लड़कियां यहाँ इस तरह की टैबलेट्स खरीदती पाई जाती हैं कि भाई उनके साथ कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में थी कि उनको वो टैबलेट खानी पड़ रही है। इसमें वो स्कूल भी आते हैं जहाँ मिडिल क्लास बच्चा जाता है कि ठीक ठाक 8-10 हज़ार रुपये पे करता है। वो स्कूल भी आते हैं जिनमें एनुअली 25 लाख तक रुपए देते हैं पेरेंट्स। यहाँ पर ही एक और समाज है कि मेरे को रील देखना तो पसंद है लड़कियों की शॉर्ट ड्रेस में, मैं लाइक भी करूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं और देखने को मिले मुझे, बट मैं लड़की को गाली भी दूंगा कि ये देखो यार आजकल लड़कियाँ क्या कर रही हैं, बट अंदर से मैं चाहूँगा कि हाँ मेरे को यार और मिले। 30-35-40 वाले लोग ही इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। शादियों के बाद लोग जो हैं कई रिलेशनशिप्स में हैं, ऑफिसेज में अलग रिलेशंस चल रहे हैं, औरतें जिम जा रही हैं फिट होने के नाम पे, वहाँ उनके रिलेशनशिप्स चल रहे हैं। ये जो एक बीमारी आ गई है ना, इस कारण भी अपने घर पे वो कहने लायक ही नहीं है। मैम हमारे समाज में ज़्यादातर ये लड़कियों को ही वैसे नेगेटिव थॉट्स क्यों दिए जाते हैं कि भाई लड़की के 10 चक्कर चल रहे हैं। अगर शादी भी मान लो कर रहा है, अगर दूल्हे को बता दिया लड़के को कि मेरे 2 चक्कर थे या एक बॉयफ्रेंड था, तो लड़का शादी नहीं करेगा, भले ही मेरे 10 चक्कर पहले रहे हों, उससे कोई फर्क नहीं है। और ये जो ओयो का कंसेप्ट है, ये तो इतना ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि कोई मैरिड कपल कभी भी ओयो नाम की जगह पर रुकना नहीं चाहता, क्योंकि वो इमेज इतनी ज़्यादा ख़राब बन गई है कि मैरिड कपल तो छोड़िए, कोई फैमिली है, मतलब उससे भी सब लोग उसको दिखते ही लोगों को लगता है गलत कामों के लिए फेमस है। माओं की जिम्मेदारी है अपने बेटों में इमोशनल क्वेश्चन पैदा करें, अपने बेटों में भावनाएं पैदा करें और उनको ये समझ दें कि लड़कियां कोई ऑब्जेक्ट नहीं हैं और लड़कियों को सिर्फ एक वस्तु की तरह एक शरीर के रूप में देखना बंद करें। बट मैम आजकल कुछ लड़कियां भी ऐसी देखी जाती हैं जो अपनी बॉडी को यूज़ करती हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, चाहे वो टीचर के साथ रिलेशन हो या फिर कोई लड़का है जिससे उसका थोड़ा भी स्वार्थ है, तो वो कहीं ना कहीं उसको इम्पोज करती हैं कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं और देखेंगे ये चीज़ें। सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई पेरेंट्स ये कहें कि हमारे बच्चे के सर पे हाथ रखो, ये आप जैसा बन जाए, तो मुझे खुशी होती है और मुझे प्राउड होता है कि मतलब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को जब ये कह रहे हैं कि आप जैसा बन जाए, तो इससे बड़ी चीज़, मतलब मैं ये मानती हूँ ईश्वर इससे बड़ा मुझे कुछ दे ही नहीं सकते थे। मैम एक हमारा टाइम था 90s का, जब हमें 12th क्लास तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता होता था। फोकस हमारा इधर उधर ही रहता था, पढ़ाई में, खेल में। आजकल 8th क्लास 7th क्लास के बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं कि उसका ब्रेकअप हो गया। सो मैम ये कहाँ मतलब जनरेशन जा रही है आज की ये? मुझे ऐसा लगता है आज ना बच्चों को ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया। पुराने टाइम में क्या था, जैसे मैं अगर देखूं तो हम लोग 90s में हम लोग जो थे स्कूलिंग में थे, उस टाइम तक स्कूल का मतलब जो एक क्लास बड़े हैं वो भैया हुआ करते थे, भैया हुआ और करते एक थे, क्लास correct। सीनियर में दीदी हुआ करते थे। हमने कभी, मुझे नहीं याद किसी लड़के ने लड़की ने अपने से बड़ी क्लास वाले को इस तरह से देखा हो। लेकिन आज आप देखेंगे 6th 7th 8th क्लास में बच्चों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और अलग क्लासेस में, अपनी क्लास में नहीं, अपने से सीनियर जूनियर सब। ये जो बहुत बड़ा एक चेंज आया है ना, ये मूवीज़ ने, जो ये आजकल वेब सीरीज़ हैं, या सोशल मीडिया ने भी बहुत हद तक इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी टेंडर एज होती है जब बच्चा अपनी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं 6th के बाद, उन चीज़ों को समझने के दौर में आज वो रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है, जो बेहद खतरनाक है। जो बच्चा अपने आप को ही नहीं समझ पाया, वो रिलेशंस को क्या समझेगा? और उसके दिमाग में जो इमेज बन गई है ना रिलेशनशिप्स को लेकर, वो इतनी खतरनाक है और इतनी वाहियात है कि ग्राउंड लेवल पे अगर हम जाएंगे तो जो ये जितने मेडिकल स्टोर्स हैं, आप अगर थोड़ा रिसर्च को पढ़ेंगे, न जाने कितनी लड़कियां 13 साल 12 साल 14 साल की लड़कियां यहाँ इस तरह की टैबलेट्स खरीदती पाई जाती हैं कि भाई उनके साथ कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में थी कि उनको वो टैबलेट खानी पड़ रही है ताकि प्रेगनेंसी ना रुक जाए। अब आप सोचिए 13-14 साल की बच्ची जिसको कुछ भी समझ नहीं है, जो भी पूरे अपने शरीर को भी नहीं ढंग से जानती है, वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है। और ये मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं वैसे ही कह रही हूँ, इन सबके आंकड़े हैं। बुरा हाल है आज के टाइम में स्कूल्स में, और ये किसी एक स्कूल की कहानी नहीं है, इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी आते हैं, इसमें वो स्कूल भी आते हैं जहाँ मिडिल क्लास बच्चा जाता है कि ठीक ठाक 8-10 हज़ार रुपये पे करता है। वो स्कूल भी आते हैं जिनमें
एनुअली 25 लाख तक रुपए देते हैं पेरेंट्स। हर स्ट्रेटा के बच्चे को ये सब चीज़ें आज खुलेआम देखने को मिल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है आने वाले टाइम में। और ये जो आजकल एक ट्रेंड चल गया ना कि माय बॉडी माय विश, हाँ माय चॉइस, तो इस चीज़ को इतना गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि लड़कियों को ये बात समझाना बहुत ज़रूरी हो गया कि ये आपकी बॉडी जो है ना, ये सिर्फ 2-4 साल नहीं है, ये पूरे जीवन आपके साथ चलेगी। और सबसे ज़्यादा जो बिगड़ने वाला है वो आपका बिगड़ने वाला है। बेटियों को फेमिनिज्म के नाम पे उन्हें लगता है कि पता नहीं हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिएं। इस चीज़ को समझाना पड़ेगा कि ठीक है, इज़्ज़त लड़का लड़की दोनों की बराबर होनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम के नाम पे कहीं आप इस चीज़ का गलत यूज़ करेंगी तो इसका पछतावा आज से 20 साल बाद जब आप एक मैरिड लाइफ में होंगी, आप चाहेंगी कि भाई मेरे हेल्दी बच्चे हों, तो आपको पता चलेगा कि आपने अपनी बॉडी के साथ इतना नुकसान पहले से कर लिया एक ऐसी एडोलेसेंस की एज में जिसकी भरपाई नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें ना कहीं पार्ट ऑफ करिकुलम बनानी चाहिए कि किस एज में आपके शरीर के लिए क्या चीज़ हानिकारक है। बच्चे क्या सोचते हैं कि 8th 9th हो गई, हम जवान हो गए, बड़े हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, नेचर ने जो एक प्रोसेस बनाया है उसके अकॉर्डिंग शरीर की कुछ चीज़ें हैं जो टाइम के साथ डेवलप होंगी। आजकल की बेटियां इन बातों को समझ नहीं पाती हैं, और अगर इस तरह की बातें करें तो उन्हें लगता है ये तो आउटडेटेड पेरेंट्स हैं, या ये टीचर्स कैसी आउटडेटेड बातें कर रहे हैं, भाई हम जवान हो गए, हमें ज़्यादा पता है। तो जैसे अभी हमने कहा कि माय बॉडी माय चॉइस, ये जो स्लोगन है ना, ये बच्चियों को बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पे ले जाएगा, जिसका नुकसान शारीरिक तौर पर बहुत बड़े लेवल पे वो भुगतेंगी। और वो जब शारीरिक नुकसान होगा ना, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग पे बार बार स्ट्राइक होगा और अपने आप से गिल्ट की फीलिंग आएगी। उस फीलिंग को कहाँ लेके जाएंगे अभी तो नहीं समझ रही हैं, लेकिन जब वो पहुँचेंगी 35 में 40 में, और जब उनको पता चलेगा कि बेबीज़ नहीं हो पा रहे हैं, वो फैमिली को नहीं बना पा रही हैं क्योंकि उन्होंने पहले ऐसी गलतियाँ की हैं जिसकी भरपाई हो ही नहीं पाएगी, तब फिर जाके उन्हें एक रिग्रेट होगा, और वो रिग्रेट कभी पूरा नहीं होगा, मतलब उसकी भरपाई नहीं है। तो ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ सभी बेटियों को कि माय बॉडी माय चॉइस ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी पे आपका हक है, उसको मिसयूज मत कीजिए। शरीर एक मंदिर की तरह, उसको इतना पवित्र रखिए कि आपको प्राउड हो। जब आप 40-45 साल में जाएं तो वापस लौटें तो आपको प्राउड हो कि यार मैंने बहुत अच्छी जिंदगी जी है। और ये ऐश जो वर्ड है ना, ऐश करना, ये कभी भी खुशी नहीं देगा। ऐश तो आपको लगेगा आज मैं इसके साथ हूँ, 4 महीने बाद एक नया लड़का आपका बॉयफ्रेंड है, फिर 6 महीने बाद फिर एक बॉयफ्रेंड है। इसमें आजकल की पीढ़ी को लगता है कि ये एक मतलब ना सेंस ऑफ अचीवमेंट बन गई है कि भाई एक साथ आपके मल्टी रिलेशंस हैं। लड़के भी इस बात को सोचने की बहुत अच्छी बात है, लड़कियां भी। पर मैं आपको बता दूं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जिस इंसान के साथ रहते हैं उसकी एनर्जी आप तक पहुंचती है। 2 लोग भी आप साथ बैठते हैं, कई बार फील किया, नेगेटिव आदमी से नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो आप सोचिए, आप एक रिलेशनशिप में हैं तो कितना असर पड़ता होगा आपके थॉट प्रोसेस पर, आपके सोल तक वो चीज़ें जाती हैं। ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये एक्चुअल में आपकी आत्मा तक, आपके थॉट प्रोसेस तक बातें जाती हैं। तो जो लड़कियां इसको मानती हैं कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, 4-5 बॉयफ्रेंड नहीं है, 10 बॉयफ्रेंड रखे फिर शादी कर ली बाद में जाके, इन सब का असर मैरिड लाइफ पर पड़ेगा, और वो इतना भयानक होगा कि जिसकी कोई भरपाई नहीं होगी। अब ये बेटियों को समझाने की जरूरत है, और लड़कों को भी। जैसे आपकी बॉडी एक टेम्पल की तरह है, उसको इस तरह कचड़ा मत बनाइए कि कचड़ा घर है कि जिसमें आया कोई भी और कूड़ा फेंक के चला गया। अपनी इज्जत कीजिए, अपने शरीर को प्यार कीजिए, इसकी इज्जत कीजिए। और रिलेशनशिप्स बहुत सुंदर होते हैं अगर एक एज पर बनाए जाएं। प्यार जितनी खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है अगर आप में समझ है कि प्यार वास्तव में क्या है, और तब वो मेंटेन करते हैं। आप अपनी पसंद से शादी कीजिए, कोई बुराई नहीं है। मुझे तो ये फंडा समझ नहीं आता कि आजकल बच्चे कहते हैं शादी कर लो, तो कहते हैं नहीं अभी तो हमारी उम्र 27 हुई है, हमें शादी नहीं करनी। लेकिन रिलेशनशिप में वो 14 साल में आने को तैयार थे। तो ये जो फंडा, ये क्या मेरी समझ से बाहर है। जब आप एक रिलेशनशिप में हैं तो उसको एक नाम देने में कैसी झिझक है, और एक एज पे हर चीज़ अच्छी लगती है। रिलेशनशिप में आइए, अपनी पसंद से शादी कीजिए, और एक बहुत सुंदर गृहस्थी बनाइए, तब तो समाज सुंदर बनेगा। ये लिव इन के नाम पे जो भद्दा मजाक समाज में चल रहा है, और ये कह रहे हैं कि ये एडवांस सोच है, आप आउटडेटेड हैं, तो आप देखिए ये रिश्ते चलेंगे नहीं, और इन लोगों को इतनी ज़्यादा बीमारियाँ लग जाएंगी, ये मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होंगे, और ये ना फेथ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ 2 लोग एक लंबे रिश्ते में चलते हैं ना, तो वो विश्वास धीरे धीरे कायम करते हैं। कैसा विश्वास कि कल को मेरे साथ कुछ बुरा भी होगा तो ये इंसान मेरे साथ खड़ा है। ये जो 4-6 महीने वाले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, ये फेथ करना भूल जाएंगे, क्योंकि इतने रिलेशनशिप्स बना लेंगे कि विश्वास ही पैदा नहीं होगा। तो एक रिश्ता हो, चलिए ठीक है, किसी से गलती हो गई, 2-3, लेकिन कुछ सीमा तो हो। आजकल तो डबल डिजिट को भी माफ़ करने वाले हैं लोग। ये हालत हो गई है जी। हम आजकल एक्चुअली बच्चे ये भी नहीं पता लगा पाते कि उनका अट्रैक्शन है या उनका प्यार है। अट्रैक्शन को प्यार समझ के बैठ जाते हैं। और सेकंड, उनकी साइकोलॉजी आज की डेट में ऐसी बना रखी है ना कि आज आपकी लाइफ है, जितना हो सकता है जियो।
ये साइकोलॉजी उनके दिमाग में मूवीज के थ्रू, वेब सीरीज के थ्रू डाल रहे हैं कि भाई आप अपनी लाइफ को जियो अपने तरीके से, जो पसंद आ रहा है वो करो, जो आपको घूमना घूमो, जो नशे करने करो, क्योंकि एक लाइफ है, एक ही बार मिली है, एक ही बार आपको जीनी है। सो ये बच्चों के माइंड में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रही है आज की डेट में। जैसे अब गंदगी बढ़ाने के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गंदी गंदी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे लगता है अच्छे लोगों को अब काम करने का टाइम आ गया। हम लोगों को अच्छाई अगर आगे बढ़ानी है तो हमें भी प्रमोट करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग शांत बैठे हैं, जो जिनका थॉट प्रोसेस अच्छा है ना वो शांत बैठे हैं। गंदगी परोसी जा रही है, गंदगी देखी जा रही है और वो इतनी तेज़ गति से बढ़ रही है कि दीमक की तरह खोखला कर देगी समाज को। तो अब टाइम है कि इन बातों को आगे बढ़ाया जाए, अच्छाई को। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई ज़िंदगी जी लो, ज़िंदगी जीने का मायना क्या है? ये गंदे घटिया रिलेशनशिप्स को अगर आप सोचते हैं ज़िंदगी जीना है तो अभी इस पीढ़ी ने इनके नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देखे हैं। अभी तो बस ये सोच रहे हैं भाई हम तो मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे पेरेंट्स तो आउटडेटेड थे। एक मम्मी के साथ हमारे पापा ने 20 साल 30 साल गुजार दिए और कितना बोरिंग था। बोरिंग नहीं है, उसी में असली खूबसूरती है कि आपने एक इंसान को उसकी सब कमियों के बावजूद एक्सेप्ट किया और आपने अपने परिवार को आगे बढ़ाया। आप भागे नहीं जिम्मेदारियों से। ये कैसे रिलेशनशिप्स हैं जिसमें आप कोई एक फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा है तो आपको लग रहा है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, आपने ब्लॉक कर दिया और आपने छोड़ दिया। ये कैसा रिश्ता है? जो आज की पीढ़ी है ना, एक्चुअल में ये प्यार को समझ ही नहीं पा रही है। प्यार में तो बहुत ज़्यादा देने का भाव होता है कि भाई हम अपना सर्वस्व देने को तैयार हैं, कि भाई मैं अपनी फीलिंग्स से जुड़ी, मतलब मुझसे जुड़ी जितनी चीज़ें हैं वो सब मैंने न्योछावर कर दी। ये रिश्ते होते हैं। और मुझे लगता है कि प्यार की परिभाषा जो है ना वो आज की मूवीज़ में है ही नहीं। आजकल बस ये दिखाते हैं कॉलेज में मज़े किए, 20 गर्लफ्रेंड्स रखी, 30 गर्लफ्रेंड रखी, एक ने 5 बॉयफ्रेंड रखे, 10 बॉयफ्रेंड रखे, एक होड़ लगी हुई है। वो प्राउड है उनका, वो उनका एक कहता है ना तमगा कि भाई आपके लिए अच्छा इतने बॉयफ्रेंड्स हैं, तुझे इतने गिफ्ट्स मिले हैं। लड़कियां भी इस चीज़ को बड़ा प्रमोट कर रही हैं कि भाई मैंने 5 लड़कों को बेवकूफ़ बना रखा है एक साथ, 5 को एक जैसे मैसेजेस कर रही है, 5 से गिफ्ट ले रही है, अलग अलग टाइम पे मिल रही है। लेकिन इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये गंदगी अगर बहुत ज़्यादा फैलेगी तो इसका प्रभाव अच्छे लोगों के घरों तक भी आएगा। तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को टाइमली संभालें। और ये कोई बहुत बड़प्पन नहीं है, बड़ाई ये है कि इस गंदगी के दौर में आप बचे हुए हैं, आप आज भी लॉयल हैं, जिस रिश्ते में हैं उसके प्रति आपके मन में अच्छी फीलिंग्स हैं, आप पैरेलल में ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे हैं। ये सबसे बड़ा हुनर है अगर किसी में आज है तो। और अपने आप पे प्राउड करना चाहिए उन लड़कों को, उन लड़कियों को जो लॉयल हैं, किसी भी रिश्ते में हैं। और उस गंदगी को, भीड़ को बेचारगी की नज़र से देखना चाहिए जो मल्टी रिलेशंस में एक साथ हैं और इस चीज़ को प्राउड मानते हैं। तो ये प्रमोट किया जाना चाहिए इन चीज़ों को कि भैया एक के प्रति अगर आप लॉयल हैं, जब तक आप रिश्ते में हैं, ये बड़प्पन है। और ये गंदगी है कि आप एक के साथ इन्वॉल्व हैं, उसी टाइम पे आप दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, और फिर आप शादी कर रहे हैं किसी और से। ये तो महामूर्खता है। ये तो है, लड़कियों की भी आज की डेट में साइकोलॉजी है कि पहले हम अपनी पूरी लाइफ जी लेते हैं, फिर शादी कर लेंगे अच्छा सा लड़का देख करके। हाँ, लेकिन वो अच्छा सा बेचारा बलि का बकरा बन जाता है ना। उस अच्छे से की तो मौत हो गई ना, क्योंकि वो लड़की पहले 20 बॉयफ्रेंड रख के और फिर वो आ गई है अच्छे से के नाम। और अच्छे से के नाम पे क्या है, अच्छा पैकेज देख लेते हैं, पेरेंट्स देख लेते हैं, अच्छा घर कोठी हो और पीछे ज़मीन हो और लड़के का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि भाई इस बच्चे के साथ अपनी बेटी को बांध रहे हैं, आपकी बेटी का भी पीछे बैग थोड़ा साफ सुथरा हो, ताकि उस बच्चे ने जो भविष्य के लिए एक तैयारी कर रखी है उसमें उसको ऐसा पार्टनर ना मिले जो उसको जिंदगी भर रिग्रेट रहे। ये पेरेंट्स को भी देखना चाहिए और टाइम पे अपने बच्चों को संभाल लेना चाहिए। बिल्कुल मैम। प्यार की परिभाषा घर से दी जानी चाहिए कि वास्तव में प्यार क्या है। बहुत बड़ा रोल है। हाँ, बहुत बड़ा रोल है पेरेंट्स का। और अपना भी एक एग्जाम्पल कि भाई हम जैसे रिलेशंस में हैं। अब आप देखिए आज की प्रॉब्लम क्या है, 30, 35, 40 वाले लोग ही इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। शादियों के बाद लोग जो हैं कई रिलेशनशिप्स में हैं, ऑफिसेज में अलग रिलेशंस चल रहे हैं, औरतें जिम जा रही हैं फिट होने के नाम पे, वहाँ उनके रिलेशनशिप्स चल रहे हैं। ये जो एक बीमारी आ गई है ना, इस कारण भी अपने घर पे वो कहने लायक ही नहीं है। बच्चे को आप क्या सलाह देंगे? अगर आप खुद काबिल हैं तभी तो कहेंगे ना। अब बच्चे को पता है कि मेरी माँ जिम जाती है और किसी अंकल के साथ इन्वॉल्व है, तो वो लड़का या वो लड़की क्यों ही आपकी बात सुनेंगे? तो पहले अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाइए, इस लायक बनाइए कि अपनी बात को आप कह सकें। ऐसी माँ बनिए, ऐसे पिता बनिए कि आप अपनी बेटी को या बेटे को टोक सकें कि बेटा ये चीज़ गलत है और ये हमारे वैल्यू सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है। बच्चे ना बहुत तेज़ होते हैं, बच्चे हर चीज़ को पकड़ लेते हैं। जिन लोगों को लगता है ना कि हम 40s में, 45 में, 50 में हैं, हमारे बच्चे को क्या पता, और वो तो 15-16 का है। बच्चे बहुत तेज़ हैं, वो आपकी हर चीज़ को भांप लेते हैं। तो अपने रिलेशंस में ये ध्यान रखिए कि आप अगर साफ सुथरे हैं, आप अगर खुद बेदाग हैं, आपका चरित्र अच्छा है, तो ही हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि बेटा ये चीज़ें इस घर में नहीं चलेंगी। और अपने आप को बहुत अच्छा इंसान बनाओ, अपने ऊपर प्राउड कर पाओ। क्योंकि ज़िंदगी में जब आप वापस लौटेंगे ना, देखेंगे तो आप देखेंगे यार मेरा वो साल, जिन लड़कियों ने गलत रिलेशंस निभाए हैं,
8-10 साल जीवन के, वो अपने ऊपर हमेशा गिल्ट फीलिंग लेकर आएंगे कि यार मुझसे वो गलती हो गई, मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है और मैंने कितना गलत किया इसके साथ। उस गिल्ट से उभरने में उसका पूरा जीवन निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कों को भी, जो वो सोचते हैं ना हम टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास नहीं होता। जिस चीज़ को आप टाइम पास फील कर रहे हैं ना, एक टाइम पे जाके आपका शरीर और आपकी आत्मा और आपका मन बताएगा कि यार वो बहुत गलत किया, हमने बहुत गलत किया। और उस चीज़ से फिर भरपाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आपकी औलाद उस रास्ते पे जाती है ना, तो आपको लगता है यार ये मेरी चीज़ों को दोहरा दे रही है, तब आपको रिग्रेट होता है कि वो नहीं करना चाहिए था। नहीं करना तो चाहिए। अच्छाई के साथ और सफाई के साथ जीवन जियो, ईमानदारी के साथ। बहुत सुंदर है जीवन। आप एक इंसान से जुड़े हैं, उसी के प्रति समर्पित हैं, अपने बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, चाहे वो कोई फीमेल हो या मेल हो। जो मज़ा आपके घर में है ना, वो बाहर मत ढूंढिए, वो कभी मिलेगा ही नहीं बाहर वो मज़ा। मैम, हमारे समाज में ज़्यादातर ये लड़कियों को ही वैसे नेगेटिव थॉट्स क्यों दिए जाते हैं कि भाई लड़की के 10 चक्कर चल रहे हैं, अगर शादी भी मान लो कर रहा है, अगर दूल्हे को बता दिया लड़के को कि मेरे 2 चक्कर थे या एक बॉयफ्रेंड था, तो लड़का शादी नहीं करेगा, भले ही मेरे 10 चक्कर पहले रहे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये लड़कों के लिए भी तो एक लायबिलिटी बनती है कि वो इस तरीके से ना करे। बिल्कुल। देखिए, अब हम आज के दौर में बैठे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जिम्मेदारी दोनों की है। इसलिए मैंने इससे पहले आपको कहा कि आदमी और औरत दोनों की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स जब बच्चे को एग्जाम्पल देंगे ना, तो अपना देंगे, भाई मैं साफ सुथरा था, मैंने अपने जीवन में सही निर्णय लिए और मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, तो अपने बेटे को ये पिता ही तो समझाएगा ना। माँ ठीक है एक रोल प्ले करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि बेटे को समझाते टाइम फादर का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आपने बात की कि लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी क्यों ज़्यादा डाली गई, इसके पीछे का कारण जो मुझे फील होता है, क्योंकि मैं उस एज में भी थी और आज मेरी बेटी भी है, मुझे ऐसा लगता है कि औरत की जिम्मेदारी सदा से ज़्यादा रही है। एक परिवार को पालने में आदमी कमा के लाता है, नो डाउट, बहुत मेहनत करता है, पर जिस परिवार को हम कहते हैं ना, एक घर है, ये एक परिवार है, उस परिवार को परिवार बनाती है एक औरत। संस्कारों का ज़्यादा जो एक दबाव होता है ना कि मुझे अपने बच्चे में अच्छे संस्कार डालने हैं, ये औरत पर हमेशा से था, है और रहेगा, आने वाली पीढ़ियों में भी रहेगा, क्योंकि एक बच्चे का ज़्यादा समय माँ के साथ बीतता है। पिता सुबह निकलेगा, रात में वापस आएगा। आजकल वर्किंग औरतें आ गई हैं, तो आप देख रहे हैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हैं, उसका सीधा इफेक्ट बच्चे पे आ रहा है, क्योंकि बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है उसमें आजकल नैनी एक रोल प्ले करती हैं। वो बच्चे ना तरस रहे हैं, इमोशनल जो एक बॉन्ड होता है ना, माँ जब अपने बच्चे के साथ बैठती है, एक छोटा बच्चा जिसके सिर्फ शरीर की मालिश करनी है, आप अगर जानते हो तो इससे भी एक बॉन्ड बच्चे और माँ के बीच पैदा होता है। जब माँ अपने बच्चे को नहलाती है, उसकी मालिश करती है, उससे वो अनजान है, लेकिन जब वो फेस के एक्सप्रेशन देखता है माँ के, जो वो प्यार है, वो ममतत्व का भाव है, वो माँ के साथ अननोइंगली एक बच्चे का अटैचमेंट होता है। जब माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, जब वो गोद में ही सो जाता है। औरत के ऊपर ना जिम्मेदारी हमेशा से थी, समाज ने पहले से दे रखी है, औरत को बच्चे पाल के और अच्छे संस्कार भरने हैं, खर्चा आदमी को उठाना था। पहले भी यही था, औरतें घर रहती थी, जो पुराने टाइम में आदमी शिकार करके लाता था। जब से परिवार का कॉन्सेप्ट आया, उससे पहले तो आदि मानव था, सब अपना अपना करते थे, खाते थे, लेकिन जब से परिवार के कॉन्सेप्ट के हमने देखा समाज में, आदमी ने हमेशा बाहर घूमा, शिकार किया, घर लाता, फिर औरत उसको पकाती, फिर मिल बैठ के खाते। तो औरत के ऊपर हमेशा से घर की जिम्मेदारी थी। अब जैसे आपने कहा कि किसी लड़की का अफेयर पता चल जाए तो तभी से तुरंत से रिश्ता टूट जाता है, अरेंज्ड मैरिजेस। लड़के के अफेयर है, सबको पता है, लेकिन फिर भी रिश्ता हो जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर लड़की के बहुत ज़्यादा पास्ट में रिलेशंस रहे होंगे, तो पहली बात वो उन सबको भूल नहीं पाएगी। एक बॉन्ड जो बन गया था ना किसी के भी साथ, फिजिकली था या इमोशनली था, उसको ओवरकम करना लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आने वाली पीढ़ी पे ज़्यादा असर उसी लड़की का आएगा। तो अगर वो कैरेक्टर में पहले से गड़बड़ में थी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने में वाली जो पीढ़ी है, मान लीजिए बेटी पैदा हुई या बेटा, तो उसके ऊपर उस लेडी का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। कैरेक्टर कहीं ना कहीं तो रोल प्ले करता ही है। तो हर इंसान आज भी इंडिया में सोचता है कि जो मेरे घर आए वो कैरेक्टर में स्ट्रांग हो, क्योंकि यही मेरी अगली पीढ़ी को बढ़ाएगी। लड़की अपने बैक पे से कुछ भी रही हो, लेकिन अगले जिस घर में जा रही है वहाँ की जनरेशन तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगी ना। इसीलिए हमेशा लड़कियों के कंधों पे जिम्मेदारी ज़्यादा दी गई थी। और अगर देखा जाए ध्यान से तो ये सच्चाई है कि कैरेक्टर का बीज भी कहीं ना कहीं माँ की बातों से ही बच्चे के अंदर पनपता है। माँ जब टाइम पे अपनी बेटी को रोकती है, बेटे को समझाती है, जैसे मैंने इससे कुछ देर पहले हम बातचीत करें तो मैंने कहा कि भाई आजकल लड़कियों के, औरतों की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि अपने बेटे को काबिल बनाएं। किस सेंस में? पैसा नहीं, अपने बेटे को अपने साथ बैठाएं, उसको प्यार से समझाएं कि बेटा लड़कियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मम्मा भी कभी लड़की थी और हर लड़की को बुरा लगता है। कोई भी लड़की जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको लड़कियों को भी जैसे आप हो, जैसे मैं आपको लगती हूँ, बच्चे का बहुत प्यार होता है माँ के साथ, ऐसी सब लड़कियाँ हैं। तो किसी के प्रति अपने मन में नेगेटिव भाव
भावना मत रखो और किसी को ऑब्जेक्ट की तरह मत देखना कभी भी। वो बच्चा ना माँ से प्रभावित होगा। अब अगर औरत ही कैरेक्टरलेस रही है और उसका पीछे ऐसा पास्ट रहा है कि जो ठीक है, एक दो रिलेशनशिप्स किसी को कोई अच्छा लगा, समझ में आता है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई में साथ रहे हैं तो ये नेचुरल है कि आपका किसी ना किसी के प्रति एक झुकाव हो जाएगा। अगर है आपका वो झुकाव, आपको लगता है मेरे साथ मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, तो शादी करने में कोई बुराई नहीं। अब वो जात पात के बंधन बहुत पुराने हो गए हैं। लेकिन अगर आपका इतना लगाव नहीं रहा तो फिर आप अगर जिसके साथ शादी कर रही हैं तो ये भी ध्यान रखें बेटियां कि हमें आगे जाके परिवार को आगे बढ़ाना है। आदमी अपना एक छोटा सा रोल प्ले करेगा पैसे कमाने का, लेकिन घर को घर तो हमें ही बनाना है ना, बच्चों में संस्कार डालने हैं। कुछ लोग शायद हो सकता है कह दें कि मैम तो लड़कियों के ऊपर ही जिम्मेदारी, ये मैं नहीं डाल रही हूँ, ये इंडियन हमारा सोशल सिस्टम ऐसा है जिसमें औरत की जिम्मेदारी ज़्यादा है और बड़ी है। एक आजकल रील आपने देखी होगी, बहुत औरतें बना रही हैं कि राजा बेटा मिला, मेरी बेटी राज करेगी। तो आजकल लड़कों की माएँ क्या बना रही हैं कि भाई हम अपने बेटे को वैसा राजा बनाएंगे जो इसकी वाइफ राज करे, कि हमें तो नहीं मिला राज। तो ये कहीं ना कहीं संस्कार ही तो है ना, अपने बेटे को इतना सेंसिटिव बनाना, अपने बेटे के अंदर इमोशनल क्वेश्चन डेवलप कर देना। तो इसीलिए जिम्मेदारी मैंने या आपने बैठ के तय नहीं की है, ये सदियों से रही है और ये आगे तक रहेगी, जब तक कि औरतें बिल्कुल ही घर बार को त्याग नहीं देंगी कि हमें घर से कोई मतलब नहीं है। औरत आज भी प्यार ममता ज्यादा रखती है बच्चे के प्रति, तो संस्कार कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। इसलिए हम चाहते हैं जब हमारे घर में कोई बहू आए या बेटे की वाइफ आए या भाई की वाइफ देखने जाएं तो उसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा साफ सुथरा हो। मैंने फिर कहा कि आज के इस दौर में आप ये सोचें बिल्कुल साफ सुथरा नहीं मिलेगा, लेकिन एक तो ये हो कि ठीक है इसका कोई रिलेशनशिप था और इसका लगाव था किसी के प्रति, ठीक है चल जाएगा। लेकिन अगर उसका ये आदत थी कि हर चौथे छठे महीने उसको नए नए बॉयफ्रेंड्स बनाने की आदत है, तो फिर वो गलत है, क्योंकि फिर वो आदत में शुमार है और वो घर में आके बहुत नुकसान करेगी। तो सभी लड़कियों को मैसेज है, अच्छा लगना कोई बुराई नहीं है, बॉयफ्रेंड भी आज के टाइम में है, लेकिन इसको आदत मत बना लीजिए। और अगर कोई बहुत अच्छा लगता है तो उससे शादी की जा सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल मैम, ये तो बात हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी की, माँ की ममता की, और हमारे एक स्वभाव की कि कैसा हम अपने बच्चों को स्वभाव देंगे और कैसा उनका नेचर बनेगा। यहाँ पर ही एक और समाज है कि मेरे को रील देखना तो पसंद है लड़कियों की शॉर्ट ड्रेस में, मैं लाइक भी करूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं और देखने को मिले मुझे, बट मैं लड़की को गाली भी दूंगा कि ये देखियो यार आजकल लड़कियाँ क्या कर रही हैं, बट अंदर से मैं चाहूँगा कि हाँ मेरे को यार और मिले। मैम ये भी तो एक समाज का हमारा एक दूसरा रूप है जो चल रहा है। बिल्कुल खराब और वाहियात जो बहुत घटिया टाइप की रील्स होती हैं वो बहुत जल्दी वायरल होती हैं और बहुत अच्छी बातों को कोई देखना ही नहीं चाहता, ये रियलिटी है। इसके पीछे भी जितना मुझे समझ में आता है ना, इंडियन सोसाइटी ने इमोशंस को, खासकर इन चीज़ों जो सेक्सुअलिटी से जुड़ी बातें हैं, इनको इतना दबा के रखा कि इंसान ना अंदर जिस चीज़ से भरा हुआ है वो देखना तो उसी चीज़ को चाहता है, लेकिन वो बाहर नहीं दिखाना चाहता कि मैं ऐसा हूँ। अगर ये मिलियंस में व्यूज जाते हैं तो कोई लोग तो देख ही रहे हैं ना, वो करोड़ों की संख्या में देख रहे हैं, करोड़ों की संख्या में। तो इसका मतलब ये अंदर तक कितना भरी हुई हैं चीज़ें। अब दिमाग को साफ करने के लिए इस सोसाइटी को ये समझना पड़ेगा, जो पुराने लोग हैं हम उनको नहीं बदल सकते, लेकिन जो पीढ़ी अब आ रही है उनके दिमाग में ये बातें डालें कि बेटा एक तो पहली चीज़ तो लड़कियां ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखी जानी चाहिए, इस चीज़ को घर से डेवलप करना पड़ेगा। जो लोग आज भी देख रहे हैं ना, उनकी अपब्रिंगिंग का पार्ट रहा था किसी भी लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना कि भाई लड़की हैं तो एक वस्तु की तरह, एक सामान की तरह, हाँ जैसे मर्जी। तो उस चीज़ से ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि आने वाली पीढ़ी को सुधारें। अब जो 40, 50, 60, 70 के हैं उनको आप और मैं नहीं बदल पाएंगे, उनको ये पॉडकास्ट भी नहीं बदल पाएगा क्योंकि उनके अंदर वो कुंठाएं हैं। लेकिन जो पीढ़ी आगे आ रही है, जो साथ पल बढ़ रहे हैं, वहाँ औरतें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। अपने बेटे के मन में ये समझ पैदा कर रही हैं कि औरतों को सिर्फ एक शरीर की तरह मत देखो, औरतें या लड़कियाँ बिल्कुल वैसी हैं जैसे तुम हो। और मुझे लगता है जब ये खुलापन आ जाएगा ना, तो ये जो गंदगी छिपके देखने की आदत है इंडियंस में, ये थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। क्योंकि विदेशों में आप देखेंगे लगभग लोग बराबरी से फील करते हैं। वहाँ के बीचेस पे औरतें सिर्फ ऐसे ही अपना नॉर्मल मिनिमम कपड़ों में बैठी हैं, क्या ड्रेस है क्या नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कुंठाएं नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम है, अंदर फ्रस्ट्रेशंस हैं, बाहर निकली नहीं, रास्ते मिले नहीं, तो वो सब चीज़ें अब फ़ोन में अवेलेबल हैं, इसलिए लोग ज़्यादा देखते हैं और इसलिए व्यूज़ ज़्यादा हैं। गालियाँ भी उन्हीं को दे रहे हैं, देख भी उन्हीं को रहे हैं। तो इसलिए अब अगली पीढ़ी को कम से कम वो गाली देने वाले और उन्हीं को देखने वाले वैसे ना बनाएं, ये भी हमारी ड्यूटी है। मैम आपने जैसे भी बताया कि भाई लड़की के अगर चक्कर थे, अगर वो उसकी हैबिट थी और ठीक है, तो मैं उसको हम नहीं करेंगे शादी उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो हमारा भाई, हमारा बेटा, हमें पता है कि उसके 4-5 चक्कर चल रहे थे, पूरा बिगड़ा हुआ था,
लेकिन उसके लिए एक बहुत अच्छी लड़की आ रही है, तो आप नहीं चाहेंगे कि उसका भी फिर घर बसे? देखिए, मैंने अभी क्या कहा कि आज जो लोग बिगड़ गए हैं उनको तो नहीं सुधार सकते, लेकिन जो अब पीढ़ी जवान हो रही है, मैंने शुरू में बीच में बात बोली, माँओं की जिम्मेदारी है अपने बेटों में इमोशनल क्वेश्चन पैदा करें, अपने बेटों में भावनाएं पैदा करें और उनको ये समझ दें कि लड़कियां कोई ऑब्जेक्ट नहीं हैं और लड़कियों को सिर्फ एक वस्तु की तरह या एक शरीर के रूप में देखना बंद करें। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सिर्फ एक इंसान के कहने से या पॉडकास्ट सुनने से नहीं होगा, ये हर एक घर में। माँ मैं इसलिए बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बच्चा ज़्यादा अटैच्ड होता है। फादर की बात का इम्पैक्ट एक एज में उतना नहीं पड़ता जितना माँ की बात का पड़ता है। जब कोई भी लड़का अपनी माँ के पास बैठा तो उसको समझाएं कि बेटा लड़के जो है ना वो उनकी एक जिम्मेदारी है लड़कियों के प्रति, और जिस रिलेशनशिप में कल को जाके तुम भी एंटर करोगे, कोई भी इस तरह की गर्लफ्रेंड है या कुछ भी है, तो उसको सिर्फ एक शरीर के तौर पे मत देखना। लड़कों की जिम्मेदारी है कि लड़कियों को ये माने कि वो बराबरी की हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर जितना अच्छा एक लड़की का होना चाहिए उतना ही स्ट्रांग एक लड़के का भी होना चाहिए। बच्चे के अंदर जीन्स तो दोनों के आएंगे ना। अगर पिता में वाहियात व्यवहार की अधिकता रही है तो माँ कितनी स्ट्रांग कैरेक्टर की हो, बच्चे में वो कहीं ना कहीं अगर पिता का डोमिनेशन आ गया तो माँ के संस्कार फिर फीके पड़ जाएंगे। तो ये समझने की बात है कि अगर समाज को सुंदर बनाना है, परिवार को सुंदर बनाना है, रिश्ते को सुंदर बनाना है, तो जितनी जिम्मेदारी एक औरत की है उतनी जिम्मेदारी एक आदमी की भी है। और ये पुरानी सोच थी कि भाई लड़की बस अच्छे कैरेक्टर की हो तो घर अच्छा चलेगा। नहीं, आदमी को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि ये दो पहिए एक साथ चलेंगे तो ही गाड़ी चलेगी। एक अगर गड़बड़ में है, दोनों की स्पीड में डिफरेंस है, तो फिर गाड़ी बैलेंस में नहीं चल पाएगी। तो ये जिम्मेदारी लड़कों की भी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आजकल तो टाइम इतना बदल गया है, हम एक इंसान के साथ कैसे जीवन काटेंगे और हमें कैसे पता कि वो एक आदमी अच्छा है, जो पहला मिले उससे कैसे शादी कर लें। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी इंसान के साथ आप फिजिकली इंटीमेट हैं, उससे पहले आप कम से कम लोगों के साथ 2-4 बार उठते बैठते तो होंगे ना। अगर ये वन नाइट स्टैंड वाले बच्चे हैं, कोई इस तरह का पॉडकास्ट देखे, तो उनके लिए बातचीत नहीं है। ये बातचीत उन लोगों के लिए जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं, जिनको लगता है कि रिलेशंस खूबसूरत होते हैं और किसी भी इंसान के साथ बैठ के कुछ समय स्पेंड करना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इसका जीवन के प्रति क्या रवैया है, इसका रिश्तों को लेकर क्या रवैया है, क्या सोच है, या परिवार को लेकर या किसी भी चीज़ को, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर। उस समझ के बाद ही आप किसी के साथ इतना इन्वॉल्व होइए कि आप ये सोच पाएं कि ठीक है भैया, मैंने इस इंसान को एक्सेप्ट कर लिया। आज की जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है? किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके थॉट प्रोसेस को नहीं जानते, लेकिन रिलेशनशिप में आ गए हैं और रिलेशनशिप में भी एक पीक तक पहुंच गए हैं, वहाँ प्रॉब्लम है। तो किसी भी लड़के या लड़की को इस बात को समझना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी ये ऐसे नहीं है फालतू, मेरी ज़िंदगी का एक औचित्य है। मैं अगर इस धरती पर इंसान के रूप में पैदा हुआ तो मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे अंदर बुद्धि है, मैं सोच समझ के अपनी एनर्जीज का सही इस्तेमाल करूं। और ये सोच जो है इस पीढ़ी की, कि लड़के भी सोचते हैं कि 10-20 गर्लफ्रेंड रख लेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, शादी किसी अच्छी लड़की से कर लेंगे। नहीं, फ़र्क पड़ता है। आप जिसके साथ इन्वॉल्व है ना, मैं 100% श्योर हूँ, ये अब ये प्रूव हो चुकी हैं बातें, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं उसका कोई एक जैसे लाइफ का ट्रेट है ना, वो लंबे टाइम तक आपके ऊपर प्रभाव डालेगा और उसका असर आपकी मैरिड लाइफ पर, आपके रिलेशंस पर 100% आएगा। तो बिना सोचे समझे पागलों की तरह अंधाधुंध ऐसे रिश्ते मत बनाइए, क्योंकि कल को वो आपके गले की फांस बनेंगे और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आप उस अच्छे रिलेशनशिप को भी नहीं निभा पाएंगे जिसको बहुत सुंदर आपका जीवन बना सकता था। कहीं ना कहीं हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो भी उस पर इफेक्ट करेगी 100% पड़ेगा इस चीज़ का असर। मैम, आजकल एक और चीज़ देखी जाती है कि स्कूलों के आसपास जैसे होटल्स वगैरह होते हैं, तो उनकी ज़्यादातर इंगेजमेंट रहती है जब स्कूल का टाइम रहता है। तो ये भी आज की डेट में ऐसा देखा जा रहा है कि जब स्कूल चल रहे हैं तो वहाँ पर होटल भी ज़्यादा बिजी हैं। मैंने बातचीत के शुरू में कहा था कि आजकल 13, 14, 15 में जब अपने शरीर को भी नहीं समझा, बच्चे इन्वॉल्व हो गए हैं गलत चीज़ों में। और ये जो ओयो का कंसेप्ट है, ये तो इतना ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि कोई मैरिड कपल कभी भी ओयो नाम की जगह पर रुकना नहीं चाहता, क्योंकि वो इमेज इतनी ज़्यादा खराब बन गई है कि मैरिड कपल तो छोड़िए, कोई फैमिली है, मतलब उससे सब लोग उसको दिखते ही लोगों को लगता है ये गलत कामों के लिए फेमस है। अब ये गलत काम कर कौन रहे हैं? वही बच्चे, मैक्सिमम वो बच्चे जो आज 9वीं में, 10वीं में या 8वीं या 11वीं 12वीं में हैं। तो आप सोचिए समाज किस तरफ जा रहा है कि वो बच्चे जिनके पास अभी तक अपना ये क्या होता है, मतदाता आधार कार्ड तो बन जाता है, ये जो वोटर्स आईडी वो नहीं बना है, लेकिन उनको रूम्स मिल जाते हैं क्योंकि उनके पास आधार कार्ड है। ये देखिए एक बिजनेस बन गया है और सोसाइटी
आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा। जो ये सोसाइटी सोच रही है ना कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है जिसको जाना है जाएं, ये चीज़ें धीरे धीरे उस एक तबके से छन छन के, पहले ये था सिर्फ अमीरों का खेल, लेकिन अब आप देखेंगे ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीबों सब में आ गया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई अपने बच्चे को एक ऐसी समझ दे के स्कूल में भेजना पड़ेगा कि वो पहचान पाए कि गलत और सही क्या है। आप 8वीं क्लास के बच्चे को, अब आप सोचिए, हम घर पे सोचते हैं बच्चा ही तो है, लेकिन वो बच्चा नहीं है, उसके पास फ़ोन है और वो सब चीज़ें देख रहा है जो शायद आप और मैं 20-22 साल में जाके समझ पाए थे, वो एक 12-13 साल का लड़का देख रहा है, लड़की देख रही है। और क्यूरियोसिटी का लेवल इतना ज़्यादा है कि वो हर उस काम को करके देखना चाहते हैं कि ये है क्या ये चीज़। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अपने बच्चे को बचा के रखना है। अब कट ऑफ तो आप रख नहीं सकते क्योंकि स्कूल में जाएगा, वहाँ हर तरह की बातें होंगी। स्कूल को वैसे भी एक समाज का लघु रूप कहते हैं, तो इसमें पेरेंट्स क्या करें, क्योंकि उस टाइम पे पेरेंट्स का थोड़ा प्रभाव रहता है। अपने बच्चे के साथ बहुत प्यार से उसको समझाएं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। जब उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं तो उसको सेक्सुअलिटी के बारे में भी एक समझ दें कि भाई जेंडर क्या चीज़ है और कौन सी चीज़ किस उम्र में ठीक होती है। शरीर में बदलाव जब आता है तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी अपने आप आ जाती है। ये समझ उस टाइम बेटों को भी देनी है और बेटियों को भी, क्योंकि दोनों को गलत रास्ते पे अगर बेटा चला गया तो कोई प्राउड नहीं फील करता। पुराने लोग थे जो सोचते कि अच्छा काम है। अब आप सोचिए, मेरे पास बेटा है, आपके पास बेटा है, हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कोई गलत रास्ता पकड़े, चाहे वो उसमें चाहे गर्लफ्रेंड्स ही बनाने का। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है और पढ़े लिखे पेरेंट्स जानते हैं कि इसका इफेक्ट उसकी ज़िंदगी पे आएगा, करियर पे भी आएगा, इमोशनल उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो टूटेगा। तो इस चीज़ से अपने बच्चे को बचाने के लिए बचपन से ही उसकी एक सोच समझ पैदा करें और बाहर वाले गंदगी का ज्ञान उसे दें। उससे पहले हम अपने बच्चे को खुद वो नॉलेज दें जो कि वो अपने शरीर को समझ पाए और वो इन रिश्तों की कद्र करे कि ये सब चीज़ें पार्ट हैं, नेचुरल हैं। पेरेंट्स कई बार झिझकते हैं कि ऐसी बातें बच्चों के साथ कैसे करें, पर मुझे लगता है नहीं, जब आपका बच्चा धीरे धीरे आपको दिखे कि शारीरिक तौर पर बड़ा हो रहा है, तो बजाय इसके कि उसके फ्रेंड्स से वो इन चीज़ों को जाने, आप एक मदर होने के नाते, एक फादर होने के नाते इस तरह की बातें बच्चे को पहले बता दें कि अब बेटा तुम्हारे साथ ये चेंजेस होंगे, फिजिकल चेंजेस होंगे, आपको इस तरह के दूसरे जेंडर में इंटरेस्ट होगा, आपको वो अच्छे लगेंगे, लेकिन उसकी एक मर्यादा है, एक सीमा है और पहला फोकस आपको कहाँ रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बट मैम आजकल कुछ लड़कियां भी ऐसी देखी जाती हैं जो अपनी बॉडी को यूज़ करती हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, चाहे वो टीचर के साथ रिलेशन हो या फिर कोई लड़का है जिससे उसका थोड़ा भी स्वार्थ है, तो वो कहीं ना कहीं उसको इम्पोज करती हैं कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं और देखेंगे ये चीज़, पैसे के लिए, सामान के लिए। यहाँ मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि जो लड़कियां अपने लेवल से, अपने औकात अगर शब्द कहें तो, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी अगर लेकर आ रही हैं, माएँ इस चीज़ को पकड़ सकती हैं क्योंकि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। भाई कौन सा फ़ोन आपकी बेटी इस्तेमाल कर रही है, उसकी ड्रेसेस अगर रोज़ बदल रही हैं और महंगी महंगी हैं तो कोई कारण होगा, और कहीं भी ऐसे मुफ्त में कोई कुछ नहीं देता है। आप ये मान के चलिए, अगर आपकी बेटी को मुफ्त में चीज़ें मिल रही हैं और वो कह रही है घर पे आके मुझे गिफ्ट मिला है, तो उसके पीछे उसने बहुत बड़ी कीमत पे की है और वो कीमत उसका शरीर है जो कि ज़िंदगी भर उसको दुखी रखेगा। तो अपनी बेटियों को भी, एक तो ये जो कंपटीशन हो गया ना कि मेरे पास महंगा फ़ोन, मेरे पास नया सबसे एडवांस चीज़ होनी चाहिए, इससे अपने बच्चे को बचाना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरत हर किसी को अच्छा लगता है कि नया फ़ोन मेरे पास हो, नया पर्स मेरे पास हो, लेकिन ये भी समझाना चाहिए कि इसकी कीमत तुम्हारे शरीर को ना चुकानी पड़े। जितने रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट इस्तेमाल करो और अगर लगता है कि मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जीऊँ तो उसके लिए मेहनत करो। अपनी मेहनत, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ पैसा कमाओ और जब तुम खुद कमा के एक महंगा पर्स लोगी ना तो उससे देखना कितना आनंद आएगा। जब खुद कमा के अपना फ़ोन बदलोगी ना तब एक अलग आनंद आएगा। किसी से फ़ोन लेके, ठीक है तुम्हें लगता है मेरा क्या ही गया, लेकिन एक्चुअल में तुमने एक ऐसी चीज़ गवा दी है, अपने शरीर को तुमने इतना खोखला कर लिया कि इसका भुगतान तुम आगे जाके जब तुम 35, 40, 45, 50 पार करोगी तब तुम्हें फील होगा और तब वो फ़ोन इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तब तक तो वो कबाड़ में पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तब वो सैंडल्स जो तुमने लिए, जो पर्स लिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अपना जो तुमने मेन चीज़ गवा दी वो बहुत कीमती थी। ये अपनी बेटियों को समझ देनी पड़ेगी क्योंकि देखिए शारीरिक तौर पर अगर आप फिट नहीं रहेंगे एक एज के बाद तो फिर गड़बड़ियाँ बहुत बड़े लेवल पर बढ़ जाएंगी। तो ये ओयो का जो कॉन्सेप्ट है, इससे अपने बच्चों को, बेटों को भी बचाना है क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारी लड़कियाँ लड़कों को भी बेवकूफ़ बनाती हैं। रियलिटी है, कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो देखती है यार ठीक ठाक इसका वेल ऑफ लड़का है, गाड़ी इसके पास है, ऐसे ऐसे 3-4 लोगों को अगर वो एक ही टाइम पर, तो किसी से बढ़िया एडवांस्ड फ़ोन ले लिया, किसी से महंगा 1-1.5 लाख का किसी के साथ अच्छी जगह पर, महंगी जगह पर पार्टी कर ली। ये सब चीज़ें वो जो लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां तो इतनी बिगड़ैल होती हैं कि सच में डर लगता है इस टाइम पर कि बेटों को भी ऐसे ही सहेजना पड़ेगा जैसे पहले बेटियों को बचाया करते थे। तो बेटों को भी समझ देनी चाहिए कि बेटा बहुत छोटे से सुख के लिए तुम फंस मत जाना,
और कोई इस तरह की बीमारी या कोई इस तरह की चीज़ तुम्हारे सिर पे ना आके पड़ जाए जो फिर ज़िंदगी भर एक धब्बा बन के तुम्हें ढोनी पड़े। तो आज हाँ, बेटों को भी बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। मतलब ये मान के चलिए, बच्चे हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, बेटा है, बेटी है, दोनों की समझ पैदा करो कि गलत नहीं करना, किसी के साथ भी नहीं करना और अपने आप भी नहीं होने देना। मैम, आपने एजुकेशन के बारे में इतना अच्छे से डिटेल में बताया। आपने बहुत डिटेल में ये भी बताया कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कैसी बाउंडिंग होनी चाहिए। सो मैम, आप ये चीज़ें अपने ICS में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? मैं सिर्फ पढ़ाती नहीं हूँ, मेरी क्लास में कोशिश करती हूँ पढ़ाई के बीच बीच में बच्चों के साथ ऐसी बातचीत करूँ ताकि वो उनके दिमाग में ना बैठ जाए। जैसे मैंने कैरेक्टर की बातें की, तो मेरी क्लास में बैठे होते हैं लड़के लड़कियाँ मिक्स, हमारे यहाँ कोएड है, उसमें मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि दोनों को समझ में आए बातचीत। तो बहुत बार मैं चरित्र के ऊपर, पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसा हो, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा हो, या हम जिसको पसंद करते हैं उसके प्रति हमारी क्या भावनाएं होनी चाहिए आज के इस टाइम पर, क्योंकि लोगों ने इन सब चीज़ों को एक तरह से पीछे छोड़ दिया है। ये मैं टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ। अपने माँ बाप के प्रति उनके मन में हर घड़ी क्यों ये होना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने बहुत कर दिया। उनको एग्जाम्पल देती हूँ कि जितना उन्हें मिला है वो बहुत ज़्यादा है। कितने लोग वो जीवन जीने के लिए तरसते हैं जो एक नॉर्मल इंसान जी रहा है, उसे पता ही नहीं है। तो ये टाइम टू टाइम मेरी कोशिश रहती है कि अगर कहीं संस्कारों में कमी आ रही है तो पढ़ाई के साथ उसको जोड़ के ऐसे मिक्स करके बता दूं जो बच्चे को पता ही ना चले कि मुझे मॉरल वैल्यू के नाम पे कुछ चीज़ मेरे दिमाग में डाल दी गई है। और मैंने ये फील किया, जो बच्चे हमारे साथ 1 डेढ़ 2 साल रुक जाते हैं, हमारी बातों को हमारी क्लासेस के थ्रू सुनते हैं, उनके ऊपर सच में असर आता है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आके PTM में कहते हैं कि हमारे यहाँ आने के बाद उनकी बेटियों के व्यवहार में बदलाव आ गया, उनके बेटों के व्यवहार में बदलाव आ गया। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई पेरेंट्स ये कहें कि हमारे बच्चे के सर पे हाथ रखो, ये आप जैसा बन जाए। तो मुझे खुशी होती है और मुझे प्राउड होता है कि मतलब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को जब ये कह रहे हैं कि आप जैसा बन जाए, तो इससे बड़ी चीज़, मतलब मैं ये मानती हूँ ईश्वर इससे बड़ा मुझे कुछ दे ही नहीं सकते थे कि पेरेंट्स ये फील करते हैं कि आपके अंदर वो गुण है जो हमारे बच्चे में दिखाई दें। और मैं कैसे दे सकती हूँ वो, कि सिर्फ ज़बान के शब्दों का इस्तेमाल करके उनके दिमाग पे जो बातें स्ट्राइक करें कि यार हाँ, जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारे रिलेशंस ऐसे होने चाहिए। लड़कियों को फील हो कि यार इतना तो हमें करना ही चाहिए, लड़के को फील हो ये तो मेरी ड्यूटी का पार्ट होना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि एक सुंदर समाज की हम कल्पना कर सकें और सच में कुछ दे सकें। अपने लिए तो हर कोई कर रहा है, अपने पर्सनल शरीर का, अपने अपने पैकेज का, अपनी पढ़ाई का ध्यान तो सब रख लेंगे, लेकिन एक होता है कि भाई सोसाइटी के लिए क्या किया। तो जब सोसाइटी नीचे की तरफ डूब रही थी तब हमने कोशिश की कि उसको थोड़ा सा धक्का लगा के तैरने की कंडीशन पे ले आएँ कि वो थोड़ी सस्टेन हो जाए और लंबे टाइम तक चल जाए, अच्छाई को मरने ना दें। अब देखिए इस टाइम पर गंदगी बहुत तेज़ गति से फैल रही है, तो हम जितना हो सकता है, जैसे आपने एक काम किया, पॉडकास्ट का ये काम शुरू किया, आप समाज के कुछ लोगों को बुलाते हैं जहाँ बैठ के आप बातचीत करते हैं, आप भी एक रोल प्ले कर रहे हैं इस सोसाइटी को कुछ देने की दिशा में। नहीं तो बहुत लोग हैं जो गंदगी परोस रहे हैं। अब ये पिछले हम जो टाइम से बैठे हैं, हमने अपनी लाइफ का सोचिए, कीमती जीवन का कितना टाइम इस चीज़ के लिए लगाया। इससे मिलना क्या है, बस ये मैसेज किसी तक पहुँचे और क्या पता किसी की ज़िंदगी बदल जाए। यही टारगेट आपका और हमारा है, तभी हम ट्रेवल करके यहाँ आए। तो हम समाज में जितना योगदान हो सकता है उतना देने की कोशिश कर रहे हैं अपने ICS के माध्यम से, और ये ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, जो बच्चे मेरे सामने बैठते हैं वहाँ भी, और जो मेरी रील्स के थ्रू बाहर तक जाता है उसके माध्यम से भी, कि सोसाइटी में कहीं एक बात किसी के दिल को लगेगी और पता नहीं कितने लोग इसको शेयर कर देंगे। अभी पिछले हफ्ते मैं बातचीत कर रही थी, क्लास में ही थी, शायद पेरेंट्स के साथ PTM थी। मैंने 2 बातें बोली, एक पिताजी के लिए, एक माँ के लिए। मैंने पिताओं को कहा कि सभी फादर इस बात को समझें कि अगर आप बच्चे की माँ की इज्जत नहीं करते हैं, बच्चे की माँ के साथ मारपीट करते हैं, तो उस बच्चे के कोमल मन पे आपकी एक छवि बहुत ख़राब बनेगी, और वो छवि हो सकता है इतनी ख़राब बन जाए कि आपके अच्छे काम भी उसको धो ना पाएँ। तो कोशिश कीजिए कि अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करें। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसको एक ऐसी फेक चैनल ने डाल दिया, वो 6 मिलियन 1 या 2 डे में ही कवर कर गई। यानी वो बात बच्चे के, मतलब पेरेंट्स के दिल पे गई कि भाई पिता को ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने औरतों को क्या कहा, जो माएँ थी, कि अपने घर के माहौल को इतना अच्छा बना के रखो कि आदमी जब शाम को लौटे तो उसको खुश, एक होता एक एहसास, खुशी, सुकून मिलना चाहिए। हाँ, उसी के घर अब जब बच्चा पढ़ के आए तो उसको लगे मम्मा मिलेंगी मुझे, और मम्मा मतलब मुझे एक बहुत वेलकमिंग, एक होता है ना वार्म वेलकम, वो फील हो। तो वो बहुत सारे आदमियों ने शेयर की अपनी वाइफ्स को कि देखो ऐसे तुम्हें करना चाहिए। और अगर मिलजुल के
एक परिवार को सुंदर बना सकते हैं तो क्यों ना बनाएं। इस समाज में और क्या है, किस चीज़ से बना है समाज? हमारे परिवारों से। अपने अपने परिवार को अच्छा बनाने का बीड़ा उठा लें, समाज अपने आप सुंदर बन जाएगा। अपने बच्चों पे थोड़ा सा काम कर ले, अपने हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके एक परिवार को सुंदर बनाएंगे तो फिर भारत अपने आप सुंदर बन जाएगा। अपने आप सुंदर हो जाए। बिल्कुल मैम, ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि बच्चों को ऐसे ट्रीट करो कि घर आने में उन्हें लगे कि हाँ मुझे पापा से मिलना है, मुझे मम्मा से मिलना है, घर जाके मिलेंगे वो। बिल्कुल मैम। और मैम जो आपके कोचिंग सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर है, अगर आप बता सकते हैं तो? अगर सर देखिए, हम लोग जो है ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो तो देश के किसी कोने में कहीं भी पढ़ सकता है। ऑनलाइन चीज़ें तो आप किसी भी कॉन्टिनेंट तक लेके जा सकते हैं। ऑनलाइन तो आपका यूट्यूब से है ही चैनल, यूट्यूब प्लस हमारा एप्लीकेशन है। और हम लोग ऑफलाइन क्लासेस देते हैं ऑल ओवर हरियाणा, यूपी में हमारी ब्रांचेस हैं, राजस्थान में और दिल्ली में हमारी ब्रांच, मतलब हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं वहाँ हमारी क्लासेस चलती हैं। और मैं तो बस यही मैसेज दूंगी, देखिए पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, मेरा पर्सनल ये कहना है, पढ़ाई सब कर रहे हैं, सब कमा भी लेंगे, आने वाला दौर होगा सब कमाएंगे क्योंकि साधन बहुत होंगे, कोई किसी चीज़ से कोई किसी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस कमाई के चक्कर में लोग अपनी बेसिक जो रूट्स थी ना उसको भूल जाएंगे। और हमारा बस यही एक टारगेट है कि इंसान अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, अपने रिश्तों से बंधा रहे और एक खूबसूरत परिवार, एक खूबसूरत समाज, एक खूबसूरत देश के निर्माण में जितना बन पड़े उतना हम सहयोग कर सके। मैं यही मैसेज अपने बच्चों को देती हूँ और यही मैसेज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनको दूंगी। एक सुंदर परिवार, एक सुंदर समाज, एक सुंदर देश आप बना सकते हैं और उसके लिए ज़रूरत है अपने आप को अच्छा बनाने की। ईमानदारी का गुण भरो, बहुत मेहनत करो और हमेशा जो मिला है उसमें अपने आप को ब्लेस्ड फील करो, ग्रैटिट्यूड रखो क्योंकि जो आपके पास है ना वो बहुतों के पास नहीं है। और हमेशा कोशिश करो कि जितने पे हो उससे एक स्टेप ऊपर बढ़ना है। बहुत बड़े सपने मत देखो, लेकिन जहाँ उससे एक स्टेप आगे, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, और फिर देखना एक दिन आप बहुत ग्रोथ कर जाएंगे और जो आपने कभी सोचा होगा ना उससे भी आगे तक आप पहुँच जाएंगे। बस मेहनत करते रहने, ईमानदारी से मेहनत। कहते हैं ईश्वर किसी की मजदूरी नहीं रखता, हम आप जो कर रहे हैं मेहनत है, ये सब लौट के आएगा, इनफैक्ट कई गुना होके लौटेगा। और यही मैसेज हमें अपने बच्चों को देना है कि मेहनत का रास्ता पकड़ो, किस्मत आपका अपने आप साथ देने आ जाएगी अगर आप मेहनत करते रहोगे तो। जी सो मैम आपने बहुत अच्छे से बताया कि बच्चों को कैसे कैसे हमें ट्रीट करना चाहिए, कैसे उन्हें घर में रखना चाहिए, कैसे एजुकेशन के लिए हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। और साथ साथ आपने बच्चों के लिए भी इतना अच्छा मैसेज बताया कि जो कंफ्यूज रहते हैं कि आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या साइंस ले, तो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी आपकी इस वीडियो से। तो मैम आशा करते हैं कि आपका ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी वर्ल्ड में पहुँचे आपके ये मैसेज, और ताकि आपकी गाइडेंस से बहुत सारे बच्चे सक्सेस की सीढ़ी को पा सकें। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आए, और हम आशा करते हैं कि एक और पॉडकास्ट हम एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ करेंगे। थैंक यू सर, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जो मैं कर सकूँ सोसाइटी के लिए, कि जितना मुझे समझ में आया इस जीवन से वही अगली पीढ़ी तक पहुँचा दें, उनको कुछ हेल्प मिले, समाज की समझ उनके अंदर पैदा हो। तो आपने इसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है और यहाँ बहुत सारे लोगों को एक माध्यम मिल गया अपने अनुभवों को साझा करने का, तो थैंक यू।